Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Dear students, हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम चैप्टर 2 की अब तक 6 क्लासों के अंदर जहांगीर तक पढ़ चुके हैं। अब हम 7th क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बाकी का बचा हुआ पोर्शन। देखिए, नेक्स्ट किंग जहांगीर के बाद में कौन आया? तो जहांगीर के बाद में नेक्स्ट आया शाहजहां। देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि मुगल एम्पायर की नींव रखी, उसको शुरुआत किया बाबर ने। उसके बाद में बहुत कमजोर, सबसे वीक किंग आया हुमायूं, जो हार गया, और शेरशाह सूरी, उसने काफी दिनों तक सूर एम्पायर को यहाँ पर रन किया। देन उसके बाद में मुगल एम्पायर का सबसे ग्रेट किंग आया अकबर। उसके बाद में जहांगीर, जिसका इनिशियल नाम सलीम था, वो आया, और वहां से आपको मुगल एम्पायर के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी पॉलिसी बिगड़ने लगी और उस तरीके से वो राज नहीं कर पा रहे थे। जैसे जहांगीर ने अपने ही फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट करके एम्पायर को एक तरीके से छीन लिया। नेक्स्ट शाहजहां हम देखते हैं ये क्या करता है। ये चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम। देखिए, पहला पॉइंट, हिज चाइल्डहुड नेम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वाज खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, एज वेल एज जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन 1612 एडी ही मैरिड आसफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल इन 16। अब देखिए, मुमताज के बारे में यहाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किसी राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अकबर के लिए इंपॉर्टेंट था सभी को जोड़ के चलना, और अकबर तो सभी चीजों को वैल्यू देता था। जहांगीर के लिए पेंटिंग एटसेट्रा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। इस बंदे के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो था आर्किटेक्चर, खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाना, और दूसरी थी इसकी वाइफ, जिससे कि ये बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और उन्हीं की याद में, मेमोरी में इसने ताजमहल खड़ा किया, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो उस मुमताज महल का शुरू में नाम क्या था, किसकी बेटी थी? तो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इन 1612 एडी ही मैरिड विद आसफ खान्स डॉटर इनका शुरू में नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आगे चल के मुमताज महल इनका नाम हुआ। अर्ली एज में ये एक्सपायर हो जाती है। शाहजहां को इनसे प्रेम होता है बहुत, और उनकी याद में ये ताजमहल बनाते हैं। नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। ही वाज कोरोनेटेड एट आगरा इन फरवरी के अंदर आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। ड्यूरिंग हिज रिजीम खान जहां लोधी, जुजार सिंह, बुंदेला रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। इन राजाओं ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ये सारी ओरल चीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। अगर शाहजहां के ऊपर, पहली बात तो शाहजहां के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा नहीं, इतना मैं आपको कंफर्म कर दूं। जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं उन्हीं में से किसी पे आएगा, लेकिन अगर शाहजहां पे आता है तो आप ये पॉइंट लिख के आए उधर, और ये इजीली आपको याद भी हो जाएंगे मेन वाले पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां डिफीटेड द पोर्तुगीज एट हुगली इन 1632। मैंने कहा
उस समय जब लास्ट मुस्लिम राजाओं का राज चल रहा है, उस टाइम पे विदेशी कंपनियां, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ ट्रेड करने के बहाने आने लग गई है। हालांकि उन कंपनियों को यहाँ पर करना क्या है, उन कंपनियों को यहाँ पे फाइनली राज करना था, लेकिन पहले वो ट्रेड के बहाने आई तो सबसे पहले पुर्तगीज आए। पुर्तगीज में इंडिया की खोज सबसे पहले किसने की? वास्को डी गामा। आपको थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ाएंगे, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे, तो वास्को डी गामा जो कि पुर्तगीज था, तो पुर्तगीज यहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे। तो शाहजहां ने हुगली में, हुगली पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर पुर्तगीज को हराया। ही मर्ज्ड अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर। उसने अहमदनगर को मुगल एम्पायर के अंदर मिलाया। तो देखिए इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या बनता है? ही डिफीटेड पुर्तगीज इन हुगली। हुगली हमने बताया आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इसने पुर्तगीज को हुगली के अंदर हराया, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद में ये जीतता है और शाहजहां मेड हिज सन औरंगजेब द वायसराय ऑफ डेक्कन। और शाहजहां ने, कोई औरंगजेब को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, शाहजहां ने वेरी इजीली इसका जो बेटा था औरंगजेब, उसको डेक्कन, बच्चों डेक्कन किसको बोलते हैं? आप इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया में जो पूरा साउदर्न पोर्शन होता है ना, उसको डेक्कन बोला जाता है, ये पूरा डेक्कन। तो इस डेक्कन का इसने ऑब्वियसली बिना औरंगजेब के कहे उसको वहां का साम्राज्य इसने दे दिया एक तरीके से। और ही एसिनेटेड, बट औरंगजेब देखिए कम नहीं है, औरंगजेब को तो पूरा साम्राज्य चाहिए था। तो औरंगजेब ने अपने ही पिता, मैंने कहा जहांगीर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जहांगीर बगावत कर रहा है अपने फादर के अगेंस्ट, और आगे औरंगजेब फिर से बगावत कर रहा है अपने फादर के अगेंस्ट। हालांकि शाहजहां ने ऐसा कुछ नहीं किया। शाहजहां को आप पर्सनली थोड़ा सही व्यक्ति बोल सकते हो, एक सही पर्सन बोल सकते हो। तो इसको बड़े प्रेम से उसने डेक्कन का राज दे दिया, लेकिन फिर भी शाहजहां को, उसको औरंगजेब को पूरा साम्राज्य चाहिए था, इसलिए इसने अपने ही पिता को कैद खाने के अंदर डाल दिया, उसको इम्प्रिजन किया इसने। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला बनता है, हिज सन औरंगजेब imprisoned him। ये अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका बेटा औरंगजेब इसको कैद खाने में डाल देता, और किस कैद खाने में डालता? वो ताजमहल जो इसने अपनी बेगम के लिए बनाया, उसी ताजमहल में इसको नजरबंद कैद करके रख देता है वो। नेक्स्ट, ही एसिनेटेड हिज ब्रदर्स। और औरंगजेब की अब दुष्टता यहां से शुरू हो चुकी है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। शाहजहां एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और औरंगजेब सबसे पहले अपने पिता को कैद खाने में डालता है, और उसके बाद अपने ही सगे भाइयों को। देखिए आप, ऐसे करतब आज की तारीख में कौन कर रहा है? नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, जिसकी स्टोरी आप न्यूज पे अक्सर सुनते हो, मिसाइल, हाइड्रोजन बम एक्सेट्रा, वो जो टेस्ट करता रहता है। ऐसे काम कौन करते हैं? जो सन की लोग होते हैं। तो आप औरंगजेब को भी इसी कैटेगरी में मान सकते हो। औरंगजेब ने, मैंने कल आपको बताया था, अभी इसकी पॉलिसी मैं भी बताऊंगा, औरंगजेब ने हिंदू, सिख, ईसाई इनको तो बख्शा है नहीं, लेकिन इसके अलावा इनके ही धर्म में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है शिया, एक सुन्नी। तो औरंगजेब जिससे ताल्लुक नहीं रखता उसको भी उसने नहीं बख्शा। और यहां तक कि आप पढ़ के बहुत सरप्राइज करेंगे कि इसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। इसके भाई थे, देखिए नाम क्या है उनका। इसने अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा, इनकी हत्या कर दी राज सिंहासन के लिए, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि मुझे शाहजहां ने डेक्कन दे दिया है, लेकिन मुझे पूरे इंडिया पे राज करना है। और इसके लिए इसने सबसे पहले शाहजहां को कैद में डाला, और उसके बाद अपने ही सगे भाइयों को इसने मार दिया। तो ये मैं औरंगजेब में आपको पॉइंट लिखवाऊंगा। शाहजहां फाइनली कैद खाने के अंदर 1666 के अंदर मर जाता है। A succession battle called the Battle of Dharmat took place between दारा शिको एंड औरंगजेब। और एक संघर्ष, युद्ध होता है सत्ता पाने के लिए, एक स्ट्रगल होता है। और
दारा शिकोह और औरंगजेब उसके अंदर लड़ाई करते हैं। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांकोइस बर्नियर और इटालियन ट्रेवलर निकोलियो मुनेक्की ये शाहजहां के साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो शाहजहां बहुत छोटा टॉपिक था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, इसकी मेन मेन चीजें अपन ने देखी। मैंने इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया कि इसको आर्किटेक्चर से बहुत लगाव था, वाइफ से बहुत लव करता था, उनकी याद में, जिनका नाम शुरू में था अर्जुमंद मानो बेगम, उनकी याद में इसने ताजमहल बनवाया। इसके अपने ही बेटे ने इसको कैद में रखा और इसके और बेटों की उसने हत्या कर दी। तो ये शाहजहां यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट अपन वो किंग अब पढ़ने जा रहे हैं जो वैसे अपने कर्मों से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब कहने मतलब अपने गुड वर्क से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो किंग है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का खात्मा शुरू हो गया और मुगल एम्पायर फाइनली खत्म होके यहाँ पर अंग्रेज आ गए। लेकिन ध्यान से इस बात को समझना कि ये औरंगजेब आखिरी राजा नहीं है, आखिरी राजा होंगे बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये साम्राज्य, ये जो एम्पायर है, ये 1858 तक चलने वाला है और औरंगजेब की तो मृत्यु डेथ 1757 में ही हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप एक ऐसा बीज उगा दो जिससे फिर कांटे ही कांटे उगे। तो औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को खत्म करने का बीज उगाया अपने शासनकाल के दौरान, अपने रूलिंग पीरियड के दौरान, और उसकी वजह से फिर मुगल एम्पायर टुकड़ों के अंदर बट गया। फिर और भी राजा उस वक्त इनकी कमजोरी का फायदा उठा के, इनकी वीकनेस, इनकी जो यूनिटी टूट रही थी उसका फायदा उठा के और राजा, जैसे फॉर एग्जांपल मराठास। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी एक्स्ट्रा राजा मैं पढ़ाऊंगा इनके बाद में, तो उसमें मैं मराठाओं की पावर के बारे में बताऊंगा। मराठा एक टाइम पे जब मुस्लिम एम्पायर कमजोर हो रहा था, उस वक्त मराठा इतने पॉपुलर हो गए, लेकिन फिर से मराठाओं की भी वही प्रॉब्लम थी। ये सभी राजाओं की फिर प्रॉब्लम देखने को मिली लास्ट टाइम पे, और इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, डिवाइड एंड रूल किया उन्होंने। ये मैं आपको मिडाइवल से एक्चुअली मॉडर्न की तरफ अब लेकर चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अब मिडाइवल खत्म होने वाला है अगली एक दो क्लासों के अंदर, तो आपको अब मॉडर्न की झलकियां देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल अंग्रेजों ने बड़े आसानी से फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम किंगडम, बल्कि उनकी जगह जो और लोग खड़े हो रहे थे ना, उनके अंदर भी यूनिटी की क्लियर कमी देख सकते हैं आप। मराठा, मैं मराठाओं की बात कर रहा था, मराठा एक टाइम पर इतने पावरफुल हो गए थे। मराठाओं का स्लोगन था, मराठाओं ने स्लोगन दिया जब मुस्लिम एम्पायर वीक हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब लोहा गर्म हो तो फिर हथौड़ा मार दो। इस तरीके की वो बात कर रहे थे कि मुस्लिम एम्पायर कमजोर होता जा रहा है और इस वक्त इनके ऊपर हमला कीजिए, अटैक कीजिए। उन्होंने वही किया भी। लेकिन अगर उनके बीच में यूनिटी होती, मराठाओं में भी आपस में मतलब रिवॉल्ट चलते रहते, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट चलते रहते, एक मराठा अगर जीत रहा है तो घर के घर में ही दूसरा उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ में। तो इसकी वजह से फिर मराठा पूरे देश पे नहीं छा पाए। अगर ये यूनिटी होती तो मराठा इतने पावरफुल थे कि मुस्लिम किंगडम की जगह मराठा किंगडम खड़ा हो जाता और अंग्रेज यहाँ नहीं आते। और इसके अलावा कई जगह सिखों का राज आने लगा, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, और कई जगह राजपूत भी डेवलप होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा पावर रही उस वक्त मराठाओं की। तो ये हमने आपको सारी बातें बताई कि औरंगजेब वो किंग है जो मुस्लिम साम्राज्य की कमर तोड़ के रख देगा, उसको ब्रेक करके रख देगा। ऐसी पॉलिसीज ये अपनाएगा। तो हम पढ़ते हैं औरंगजेब। और जो मैंने अभी आपको बीच में एक्स्ट्रा नॉलेज दी है ना, इसको बोलते हैं बच्चों बेस। कोई भी टॉपिक बिना बेस के खड़ा नहीं होता। अभी मैं अगर आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताता जाऊंगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हिस्ट्री कनेक्ट होती है स्टोरीज से, और वो बीच में हम इसीलिए आपको सुनाते हैं ताकि चैप्टर को आप जोड़ के चलो। तो नेक्स्ट अब आप देखिएगा औरंगजेब। सिक्सटीन 1658 से इसका एम्पायर शुरू होगा। आखिरी राजा, आखिरी स्ट्रॉन्ग राजा हम इसको कह रहे हैं। बाकी और भी आएंगे आने को, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसके पास पावर थी, इसके पास स्टेट था, सब कुछ था। ये चाहता तो कुछ अच्छे काम करके उसको बरकरार रख सकता था। 1658 एडी से स्टार्ट है,
1707 जहां पर ये मर जाएगा वहां तक ये चलेगा। देखिएगा औरंगजेब के बारे में। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, औरंगजेब डिफीटेड द राठौड्स ऑफ मारवाड़। देखिए मैं औरंगजेब के बारे में आपको एक तो क्लियर बात पहले बता दूं, औरंगजेब ने एक पॉलिसी अपनाई थी और उस पॉलिसी का नाम था कंजर्वेशन पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी। ये पॉलिसी इसने अपनाई। और बच्चों मैं इधर आपको क्लियर कर दूं कि कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव पॉलिसी का ही शिकार रहा है भारत भी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, कई बार हम कई चीजों में ऐसे करते हैं कि अगर आपको कोई चीज मिली तो आप कहते हैं कि मैं सिर्फ इसको अपने जो खास खास लोग हैं ना उनके साथ ही इसको मैं शेयर करूंगा, और अगर कोई बाहर वाला आएगा तो फिर झूठ बोल देंगे, उसको मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी, यानी सिर्फ अपने के अंदर ही लिमिटेड रहना, सीमित रहना, और बाहर वालों से ना कोई चीज लेना ना कोई चीज देना, मतलब उनसे शेयरिंग नहीं करना एक तरीके से। ये इसका बेसिक मतलब होता है। अब इसको अगर अपन रिलीजन के साथ में जोड़े और इसको अगर अपन गवर्नमेंट स्टाइल के साथ में जोड़े, तो अगर एक किंग सिर्फ अपने धर्म के अंदर भी जो एक फिक्स सेक्शन है सिर्फ उसके लोगों के लिए ही कुछ करें, मतलब सेल्फिशनेस की तरफ बढ़े, और बाकी सबके साथ में वो कोई फीलिंग्स ना रखें और उनके साथ में वो गलत करने लग जाएं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी। और इंडिया का मैंने इसमें एग्जांपल क्यों दिया, इंडिया का मामला इसमें रिलीजन वाला ना हो के ट्रेड वाला है। एक्चुअली इंडिया को लगभग 100-150 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम किया, लूटा। तो फिर इंडिया ने आजादी के बाद ये पॉलिसी अपनाई कि हम दूसरे देशों से ना तो इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे। काफी दिनों तक उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। अंग्रेजों की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी को भी देश के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि बार बार इंडिया को ये डर था कि अगर हमने इन कंपनियों को दोबारा आने दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने दिया, तो हमारा देश अगेन गुलाम हो सकता है। और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सारी की सारी चीजें एक ही दायरे के अंदर लिमिटेड है गई। तो वही होती है कंजर्वेटिव पॉलिसी, जिसमें आप सिर्फ अपना सोचें। तो औरंगजेब ने रिलीजन के मामले में ये सोचा जो मैं आपको बता रहा हूं। इसने कहा कि सिर्फ मैं अपने ही धर्म के एक खास वर्ग, उस क्लास की बात करूंगा, बाकी सबके साथ में इसने गलत करना शुरू किया। और यही होती है कंजर्वेटिव पॉलिसी। नेक्स्ट, आगे जब ये कंजर्वेटिव पॉलिसी पर चल रहा है तो फिर दूसरे राजाओं के साथ में एट्रोसिटीज करेगा, अत्याचार करेगा। तो किस किस के साथ में किया इसने, सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़, असम के, कच्छ, बिहार, रंगूपुर, और ये सारी जगहों को इसने जीत लिया। ही अपॉइंटेड किंग जयसिंह एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। इसने जयसिंह को डेक्कन का गवर्नर बनाया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन शिवाजी एंड किंग जयसिंह। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, पुरंदर की ट्रीटी हुई। इसने 2-3 लोगों को बहुत टारगेट किया, एक तो छत्रपति शिवाजी और दूसरा आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के तो 2 लड़के थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह। तो इन बच्चों के साथ में इसने बहुत ही एट्रोसिटीज किए, किसी को दीवार के अंदर चिनवाया है, किसी को किसी की गर्दन इसने कटवाई है। अब ये सिख थे और सिखों से इसकी बहुत बड़ी एक तरीके से एनिमिटी थी, दुश्मनी थी। और फिर उधर मराठाओं से भी इसकी दुश्मनी थी। छत्रपति शिवाजी को ये गुलाम बनाना चाहता था, जैसे इसके एंसेस्टर अकबर। लेकिन अकबर तो बहुत पोलाइटनेस के साथ में गुलाम बनाना चाहते थे महाराणा प्रताप को, लेकिन इसने एक तरीके से जबरदस्ती की छत्रपति शिवाजी के साथ। लेकिन छत्रपति शिवाजी उस वक्त बहुत पावरफुल थे। मैं आपको इसमें आगे छत्रपति शिवाजी भी बताऊंगा, सबके ऊपर अलग अलग टॉपिक इसने दे रखे हैं। तो छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला वार करने में बहुत माहिर थे, महाराणा प्रताप की तरह ही। छत्रपति शिवाजी के पास भी औरंगजेब सेम उसी तरह से आया, जिस तरह आपने पद्मावत मूवी में देखा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह के पास में आया एक डेलीगेशन लेके, और फिर उनको आमंत्रण दिया और फिर आमंत्रण के साथ में अगवा करके ले गया। सेम टू सेम ऐसा ही काम औरंगजेब ने किया है। पहले छत्रपति शिवाजी के वहां वो आता है और फिर बाद में उनको अपने दरबार में बुलाता है और वहीं से उनको फिर वो कैद खाने के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये डेस्पोटिक रूलर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पुरंदर की ट्रीटी होती है लास्ट में, जब
दोनों तरफ से ऐसा लगता है। ट्रीटी कब होती है? जब दोनों तरफ से लगता है कि दोनों ही किंग्स थोड़े पावरफुल हैं, तो फिर एक ट्रीटी होती है और युद्ध वहां पर रुक जाता है। तो पुरंदर की ट्रीटी हुई छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के द्वारा अपॉइंटेड किया गया डेक्कन का किंग सवाई जयसिंह, इनके बीच में हुई। देखिए आप, शिवाजी गेव 13 forts to King Jaisingh in 1666. शिवाजी विजिटेड औरंगजेब। देखिए ये वो कहानी आ गई जो मैं भी आपको बता रहा था। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार के अंदर बुलाया, तो वो वहां पर विजिट करने गए विद द एफर्ट्स ऑफ किंग। बहुत दिनों से अपने जो ये जय सिंह और ये राजा हैं, इनके थ्रू वो डेलीगेशन भेज रहा था, शिवाजी को बुला रहा था, तो शिवाजी गए, बट औरंगजेब डिड नॉट बिहेव रेस्पेक्टफुली। लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया एंड डिसीव्ड एंड इम्प्रिजन्ड शिवाजी, और शिवाजी को उसने कैद खाने के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, शिवाजी सीक्रेटली मूव आउट ऑफ फोर्ट। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को डाला और गोरा बादल और मेहरोनिसा और पद्मावती के थ्रू वो कैद खाने से निकलकर चले गए ना, सेम टू सेम शिवाजी भी सीक्रेटली उसके कैद खाने को काट के वहां से चले गए। इन 1686 औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर। बीजापुर जो कि शिवाजी का मेन गढ़ था, उस पे इसने कब्जा कर लिया। एंड इन 1687 ऑक्यूपाइड गोलकंडा, और 1687 के अंदर इसने गोलकुंडा जो कि शिवाजी की दूसरी इंपॉर्टेंट जगह थी, दोनों के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। ड्यूरिंग हिज रिजीम 5% एडिशनल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन हिंदू ट्रेडर्स। देखिए इसकी ज्यादतियां, ये अपने राज्य के दौरान टैक्स ले रहा है हिंदू राजाओं से, हिंदू व्यापारियों से। औरंगजेब ऑर्डर टू डेमोलिश टेम्पल। इसके अलावा इसकी बहुत खतरनाक पॉलिसी क्या, देखिए औरंगजेब के बुरे काम गिनती नहीं है, यहां पर लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। एक तो ही इम्पोज्ड एक्स्ट्रा टैक्स अपॉन हिंदू ट्रेडर्स। इसके अलावा शिवाजी के जो पुराने पॉइंट आए थे वो भी आपको लिखने हैं इसमें। दूसरा इसने बुरा काम क्या किया, इसने दूसरा बुरा काम किया, ही ऑर्डर्ड टू डेमोलिश टेम्पल्स। इसने टेम्पल मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, और ना सिर्फ मंदिर, टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च सब इसने तोड़ने के आदेश दिए। नेक्स्ट इन 1679 एडी जजिया वाज इम्पोज। देखिए मैं आपसे कहा था जब मैंने आपको अकबर पढ़ाया था कि अकबर ने, ताकि लोगों को तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज करना आसान रहे, अकबर ने जजिया टैक्स हटा दिया। बल्कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि औरंगजेब इसी का उल्टा करेगा, और औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया है दोबारा से, और वो भी सिलेक्टिव तरीके से लगाया है। मुस्लिम्स पे नहीं लगाया, और किस पे लगाया? हिंदुओं पे। तो ये इसकी क्लियर डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। तो फिर लोग इससे मिलके कैसे रहेंगे? ही इम्पोज्ड अगेन जजिया टैक्स अपॉन हिंदूज। इसने हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, तो लोग तो भड़केंगे, रिवोल्ट करेंगे, वार करेंगे, साम्राज्य टूटेगा। नेक्स्ट, अकबर ने सबको जोड़ के रखा था, ये तोड़ने का काम कर रहा है, और औरंगजेब ने इसको हथियार की तरह यूज किया इस चीज को। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं हम आपको औरंगजेब की। ही बैंड द झरोखा दर्शन। इसने एक तो झरोका दर्शन पे रोक लगा दी। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन
इसने झरोका दर्शन रोका एंड म्यूजिक। देखिए, दोनों चीजें राजा को जनता से कनेक्ट करने का काम किया करती थी, और दोनों चीजें स्टार्ट की थी ग्रेट किंग अकबर ने। अकबर क्या करता, जैसे आज किसी जगह का कलेक्टर होता है ना, तो वो जन संवाद करता है, पब्लिक से मीटिंग करता है कि पब्लिक की क्या क्या प्रॉब्लम है। हर संडे को वो जन दरबार लगाता है, पब्लिक मीटिंग, और उसके अंदर पब्लिक की सारी सुनवाइयां करता है कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से सबको सॉल्यूशंस देता है। ऐसा ही नेक काम किया करता था अकबर। अकबर ने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, झरोका दर्शन। झरोका दर्शन में अकबर क्या करता, वो अपनी झरोका के ऊपर आके खड़ा हो जाता और लोगों से मिलता, लोगों की प्रॉब्लम सुनता। लेकिन इसने उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया, यानी कि जनता का प्रिय बनने का, जनता का डियर बनने का जो एक तरीका था वो उसने खो दिया, तो जनता इससे वैसे नाराज होगी। इसके अलावा अकबर ने जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू की, म्यूजिक। म्यूजिक भी लोगों को साथ लाने का काम करता है। आपके अलग अलग म्यूजिक की स्टाइल होती है, सूफी स्टाइल, हिंदू स्टाइल, सारी स्टाइल अगर एक जगह आकर अगर म्यूजिक करेंगी स्टार्ट, तो फिर म्यूजिक के दम पे भी लोग जुड़ते हैं। लेकिन इसको म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसने म्यूजिक के ऊपर भी बैन लगवा दिया। नेक्स्ट, बड़ा बोरिंग टाइप का ये राजा है। औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर इन 1707 एडी, और लास्ट में अहमदनगर नाम की जगह पर ये 1707 में मर गया। ड्यूरिंग हिज रिजीम, इसके रिजीम के दौरान कई लोगों ने विरोध किया। आपके इधर की बात करें भरतपुर, तो भरतपुर के जाटों ने विरोध किया, गोकुल की लीडरशिप में सतनामीज ने रिवोल्ट किया, और कई लोग हैं जैसे सिखों के गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, और ही वाज किल्ड फॉर दिस रीजन, और इसीलिए औरंगजेब ने उनको इस कारण से मार भी दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने एक काम और किया था, इसने एक कोशिश की थी। इसने क्या कोशिश की मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। इसने अपने पिता शाहजहां की तरह अपनी बेगम की याद में वैसा ही एक मकबरा, एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, एक और ताजमहल बनाने की कोशिश की महाराष्ट्र में, लेकिन ये वैसा ताजमहल कभी जिंदगी में खड़ा नहीं कर पाया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल डायनेस्टी बिकेम वीक। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर हो गई, और कमजोर तो होनी ही थी, ये काम ही ऐसे करके गया जो मुगल डायनेस्टी टूट जाए, अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाए। इनएफिशिएंट, बिल्कुल बेकार हो गई, नालायक टाइप में। एंड ड्यू टू वीक सक्सेसर, और वीक सक्सेसर आए, अगले राजा बहुत वीक आए। मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, और यहां से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना, खत्म होना स्टार्ट हो गया। 1707 के अंदर बहादुर शाह असेंडेड द मुगल थ्रोन। बहादुर शाह मुगल एम्पायर पर आसीन होते हैं, बैठते हैं। 1711 एडी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत सेंट हिज डेप्टीज इन बहादुर शाह कोर्ट, और 1711 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए कंपनी ने अपना गेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी को पता है कि मुस्लिम एम्पायर कई पार्ट्स में बिखर चुका है, और अब वहां पर जाकर फूट डालने का काम करना चाहिए। तो उन्होंने बहादुर शाह के दरबार में अपने लोगों को भेजा, दूत बनाकर, डिप्लोमेट बनाकर उनको भेजा, और इस तरीके से सारी चीजें फिर चलती है। शी अटेंड टाइटल्स सच एज खातून, बीवी एंड फिडवी, डुआगो, जूलियाना, और जिस बंदे को उन्होंने भेजा था कंपनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, तो उसको अलग अलग इन्होंने उपाधि दी, टाइटल्स दिए। शी लार्जली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द पुर्तगीज, और इसलिए क्योंकि इसको पुर्तगीज लोगों ने लालच दे दिया कि भैया तुम ऐसे करोगे तो हम तुमको इतना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, तो पुर्तगीज लोगों के लिए बहुत काम किए इसने। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं हम, और फिर राव शेखा पे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें मुगल एम्पायर के दौरान, तो वहां पर कुछ एक पोस्ट थी। एडमिनिस्ट्रेशन के 3 लेवल थे, वही सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और आपका विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसके अंदर एक था वकील मुतालिक, जिसको वजीर बोलते थे, सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर था ये राजा के बाद में। A head named Sadr Mir Sama was the chief of finance department. सद्र मीर सामा, ये पैसे का जो डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर था। प्रोविंशियल जो है वो सूबों में बटा हुआ था, प्रोविंशियल लेवल पे सूबे बने हुए थे, जैसे आजकल स्टेट बने हुए हैं ना, तो पहले क्या बोलते थे, सूबास।
और सूबास की टोटल नंबर थी 15 एंड इंक्रीज टू 21 ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ औरंगजेब। सूबास कितने थे अकबर के टाइम पे? जो स्टेट थे सूबास वो थे 15, लेकिन औरंगजेब ने जबरदस्ती हड़प के उनकी संख्या कर ली 21। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हैंड्स ऑफ फौजदार अमाल गुजार, जो कि वेयर हाउस कीपर था, जहां पर आपका पूरा स्टोरेज रहता है ना, वीट और ग्राउंड नट और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है खाने पीने की, जो इसका गवर्नमेंट जो एक स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो अमाल गुजार होता था वो। बिटी कुची ये असिस्टेंट होता था। शिकदर हेड ऑफ द परगना, परगने बने हुए थे सूबास के अंदर, जो जिले थे ना उनको क्या बोलते थे? परगनास। तो परगना के जो हेड थे उसको बोलते शिकदार। अमिल यानी कि मुंसिफ, और फोर्टदार यानी कि ट्रेजर, खजाना जो संभालता था। कानून गो ऑफिसर ऑफ पटवारी, पटवारी जो होते थे ना, वो सारा हमने आपको पूरा इसके अंदर बता दिया है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको अच्छे तरीके से पूरा मुगल एम्पायर समझाया है। अब इसके बाद में हम इसके लास्ट दो सेक्शंस में, लास्ट दो क्लासों में क्या करने वाले हैं? एक क्लास के अंदर औरंगजेब के दौरान, अकबर के दौरान, पूरे मुगल एम्पायर के दौरान जो इंपॉर्टेंट राजा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू राजा लाइक राव शेखा, हमीर देव चौहान, हम पूरा बताएंगे। देखिए मुगल एम्पायर ही नहीं, सुल्तानों के खिलाफ भी, जैसे हमीर देव चौहान तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ खड़े हुए थे। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे इसके अंदर, इसमें पूरी अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी दे रखी है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। तो ये सारे जो हिंदू किंग्स हैं जिन्होंने एक फियर्स बैटल किया, कड़ी टक्कर दी मुगल्स को, सुल्तान को, वो हम इसके अंदर अब अगले सेक्शन में देखने वाले हैं। और उसके बाद उससे अगले सेक्शन में उससे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर एक चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा। आपका काम क्या है? आपको जो भी पढ़ा है वो अच्छे से करना है और इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।